तो स्वागत है सभी बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी क्लास 9th के लिए वीडियो है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हम कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। उसके अंदर मैंने आपको व्हाट इज़ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया था यहाँ तक, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज जो है इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में पेज नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, और पेज नंबर 6 में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उससे पहले कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे अब हम जो है ये पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस कराता हूँ। पेज नंबर 6 पे दे रखे हैं, आप सब लोग अपने बुक पे निकाल लो, और ये आपको देखो स्क्रीन पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी लिखा है। सो मतलब ये डेंसिटी की डेफिनेशन आपको इसने बता रखी है बेसिकली, कि मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक, ये तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको एक उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आगे वो बता रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। कुछ आपको सब्सटेंस दे रखे हैं जिसमें वो आपको बताना है कि इन सब्सटेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनकी डेंसिटी के, कि जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, और इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी जिसकी है वो सबसे एंड में आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें क्रिएट करना है इसका। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो सब्सटेंस है इनको हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं इसमें जो सबसे पहला ऑर्डर है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ना ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका क्या है। सबसे पहले जो है क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। देखो फर्स्ट जो आएगा यहाँ पे वो होगा एयर। एयर सबसे पहले आने वाला है, क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी इन सब में सबसे कम है। अब ये सबसे कम क्यों है? बिकॉज ये देखो एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, और ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होने के साथ साथ इसके अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, एंड दीज गैसेज आर लाइटर। तो ये गैसेज जो होती हैं ना लाइट होती हैं, और 1% जो है बाकी अदर गैसेज होती हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंट सबसे ज़्यादा है, एंड दीज आर लाइटर गैसेज, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ एयर इज द लोएस्ट, सबसे कम है। ठीक है ना, अगर सब और दूसरे सब्सटेंस से कंपेयर करेंगे तो एयर की डेंसिटी सबसे कम है, तो इसलिए सबसे पहले जो सबसे कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस आएगा उसका नाम है एयर। तो सेकंड जो आएगा, सेकंड सब्सटेंस है यहाँ पर, इसका नाम है एग्जॉस्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। तो ये चिमनीज में जो एग्जॉस्ट निकलता है ये आपका सेकंड नंबर पे है। इसकी डेंसिटी जो है एयर से ज़्यादा है और बाकियों से कम है। ठीक है, अब ये देखो इसकी एयर से ज़्यादा डेंसिटी क्यों है? क्योंकि जो एग्जॉस्ट जो निकलती है चिमनीज में से, देखो आपको यहाँ इमेज भी दिख रही होगी कि कैसे एग्जॉस्ट निकल रही है। तो ये जो धुआं निकल रहा है ये जो है इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड ये जो गैसेज हैं ये हैवी गैसेज हैं। ठीक है ना, हैवी गैसेज होती हैं। अगर हम इसको एयर से कंपेयर करेंगे तो एयर से ज़्यादा हैवियर होती हैं ये, इस वजह से इनको हमने सेकेंड नंबर पे लिया है डेंसिटी में। क्लियर? तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एयर हो गया, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज हो गया। इसके बाद जो इन दोनों से ज़्यादा डेंस है उसके बारे में देखते हैं, वो है हमारा कॉटन। कॉटन जो है वो इन दोनों से ज़्यादा डेंस है, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो ये ऑर्डर जो है इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ रहा है ये। ठीक है, ये समझ लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ इसको मैं। सो अब जो कॉटन है, कॉटन की डेंसिटी इनसे ज़्यादा है और बाकियों से कम है। अब ऐसा क्यों है? देखो आप, कॉटन जो है ना एक सॉलिड है, लेकिन वो जो सॉलिड है वो पोरस है। पोरस मीन्स कि उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, एंड ड्यू टू दिस पोर्स एयर ट्रैप्स इनटू द कॉटन। एयर जो है ट्रैप हो जाती है कॉटन के अंदर। आपने देखा भी होगा, कॉटन बहुत बच्चों के, सभी बच्चों के घर में अवेलेबल है, और आपको ये बात अच्छे से आराम से फील भी हो जाएगी कि यस, कि इसमें बहुत सारे पोर्स हैं और एयर जो है इसमें ट्रैप हो जाती है। तो इसी वजह से जो ये कॉटन है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एयर से और एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज से। ठीक है, और बाकियों से कम है। ठीक, तो क्योंकि इसके अंदर स्पेस है काफ़ी, इसलिए इसकी डेंसिटी बाकियों से जो है वो ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं।
कॉटन के बाद किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? सब इन तीनों से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? एयर हो गया, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज हो गया, कॉटन हो गया। कॉटन के बाद जो 4th नंबर पे आएगा इज़ वाटर, वो वाटर है। ठीक है, आपको यहाँ नाम दिख रहे होंगे क्वेश्चन में। वाटर की डेंसिटी इन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? इनमें सबसे ज़्यादा क्यों है वाटर की डेंसिटी? वाटर लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं ये पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू दीज। ये 3 दे रखे हैं, इनसे ज़्यादा पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। सो इसलिए इसको हमने 4th नंबर पे लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वाटर की डेंसिटी जो है इन तीनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा 4th नंबर पे आ गया। अब वाटर से ज़्यादा डेंसिटी जो है वो किसकी है? हनी की है। ठीक है, हनी की डेंसिटी इन चारों से सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों? हनी मीन शहद होता है, शहद आपने देखा होगा, शहद की पिक आपको दिख रही होगी। वैसे आपको पता भी है शहद के, तो जो शहद होता है ये थिक होता है। थिक होने की ही वजह से इसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू वाटर। अगर आप देखोगे वाटर से ज़्यादा थिक होता है ये, सो पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं और इसी वजह से जो है इसकी डेंसिटी वाटर से भी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हनी से ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है चॉक की। चॉक की डेंसिटी जो है ये हनी से भी ज़्यादा है। क्यों? अब वैसे हम अगर देखें तो जो चॉक में भी पोर्स होते हैं, बट जो चॉक है ना वो सॉलिड है और हनी एक तरीके से लिक्विड है। तो इस वजह से चॉक हमने हनी के बाद लिया है डेंसिटी के मेजर्स में अगर हम देखें तो। सो नेक्स्ट देखते हैं चॉक। अब जो सबसे लास्ट में बचा इज आयरन। आयरन की डेंसिटी इन सब में सबसे ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड एंड द पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्ट। ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो ये कॉटन जो हमारा आयरन है, आयरन की डेंसिटी इन सब से अगर कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इसमें सॉलिड है और कॉम्पैक्ट हैं इसके पार्टिकल्स। इस वजह से हमने इसको सबसे लास्ट में लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे लोएस्ट हो गया ए और सबसे हाईएस्ट हो गया आयरन। ठीक है, डेंसिटी के अगर हम मेजर्स में देखें। सो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर ये हमने फर्स्ट कर लिया अच्छे से कि इनको अरेंज करना हमने देख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको आ जाएगा एरो बना हुआ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कह रहा है कि टेबुलेट करना है हमें डिफरेंसेस। तो सॉलिड बेसिकली जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो ये डिफरेंस जो है मैं आपको इसकी पार्ट 1 वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे बेसिस मैंने बता दिए थे। तो उनको आप अच्छे से टेबुलेट करके लिख सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखो कुछ बेसिस बता रहा है कि इनके आपने डिफाइन बतानी है, लाइक रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1। अगर इसके आंसर आपको चाहिए तो आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लेना, उसके अंदर आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो ये हैं क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं और इनमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से देखेंगे। देखो आजकल ये गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि बच्चे कई बार होता है डेफिनेशन याद कर लेते हैं, कंसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी रीजनिंग है उसकी रीजनिंग नहीं दे पाते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो ये गिव रीजन का क्वेश्चन आया। देखो वो जो क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन नंबर होगा। देखो यहाँ पे मैं रीड करता हूँ आप लोगों के लिए कि अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। कि जो गैस है अगर उसको हम जो गैस किसी वेसल में रखी जाती है वो उसको पूरी तरह फिल कर देती है। अब इसका क्या मतलब है? पूरी तरह फिल कर देने का मतलब ये है कि देखो आपने जो गैस के पार्टिकल्स के बारे में अगर पार्ट 1 वीडियो देखिए तो आपको पता होगा, और मैं फिर भी बताता हूँ कि जो गैस के पार्टिकल्स है दे आर रैंडमली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं वो, और वो एक दूसरे से हिट करते हैं, हिट करते हुए तो चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, और कंटेनर की वॉल पे भी लगते हैं जाके, तो पूरी तरह से उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर को पूरी तरह फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये आप इमेजिन करके देखा करो जब मैं बताता हूँ, तो देखो और आपको वैसे ही अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स में ये चीज़ मिल जाएगी, पता लग जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है क्या कह रहा है वो देखो, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस होती है वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब इसका क्या मतलब है? देखो जो पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप की आपने बोतल ये देखी होंगी, इनको जब हम अगर ओपन करते हैं तो ओपन करते ही गैस का एक प्रेशर हमें सुनाई देता है कि बहुत तेज़ी से उसमें गैस बन गई है। आपने ये वैसे भी देखा ही होगा, बचपन से आप सब घर में आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और जब उसकी कैप खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है ज़ोर से, तो पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इसके अंदर से गैस अब बाहर निकली है, वो एयर ट्रैप हो रखी थी। तो वो क्या है और ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है? सो
अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो ए पार्ट इसका पढ़ा है 3 का, उससे ही रिलेटेड है ये। देखो अगेन मैं वही बात फिर बताऊंगा कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, रैंडमली हिट करते हैं एक दूसरे को। सो दे हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, एक दूसरे को भी हिट करते हैं, वॉल को भी हिट करते हैं। तो वॉल को हिट करने से क्या होता है, उस एरिया पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो बार बार हिट करेंगे, आपस में हिट होंगे और वॉल पे लगातार हिट करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक बन जाएगा। तो इसी वजह से यही इसका रीज़न है, बिकॉज ऑफ द रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल दे हिट ईच अदर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल बात है, अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आंसर आप इजीली ऐसे ही बता दोगे। तो देखो अगला वो कहता है सी पार्ट में क्या कह रहा है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब देखो कितनी सिंपल बात पूछी कि एक वुडन की टेबल है ना वो सॉलिड है या नहीं, या उसको बताओ वो उसको हम सॉलिड कहते हैं, तो उसका क्या रीजन है सॉलिड होने का। तो ये तो सबको ही पता है, अगर किसी के सर में मारेंगे टेबल तो सर फूट जाएगा, है ना। और अगर मान लो अगर किसी के हम गैस या लिक्विड तो नहीं मार सकते ना, तो सॉलिड क्यों है, क्योंकि देखो अब जैसे ये बोर्ड है, मैं इसके थ्रू आउट अपना हाथ ऐसे लेके आर पार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्यों। अब उसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर सॉलिड की जो प्रॉपर्टी अगर वो लाई कर रही है टेबल के अंदर, तो इट मीन्स वो सॉलिड कहलाएगा। जैसे सॉलिड हैव फिक्स शेप, यस टेबल हैज फिक्स शेप, उसकी फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। और उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, यस द बाउंड्रीज ऑफ टेबल आर डेफिनेट, वो चेंज नहीं होती रहती, ठीक है। तो इन और जो टेबल है वो रिजिड है, सॉलिड भी रिजिड होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी लाई कर रही हैं, तो इट मीन्स कि जो टेबल है वो एक सॉलिड है, ठीक है ना। ये आप इजीली लिख दोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। वो कह रहा है वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अब ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सो देखो वो कह रहा है एयर में तो हम अपने हाथ जो है इजीली ऐसे मूव कर लेते हैं, देखो ऊपर नीचे सब जगह हम एयर में अच्छे से मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपने हैंड को एक सॉलिड ब्लॉक के अगर थ्रू पार ले जाना है, उसके आर पार हमें अपना हाथ अगर मूव करना है, तो हमें एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए। तो देखो ये आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा किस तरीके से कराटे एक्सपर्ट ने चॉप किया और ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना। दिखा ना इमेज, देखो। तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है ही नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इजीली देखो हम उस स्पेस में आर पर घूम सकते हैं। लेकिन सॉलिड के जो आपने पार्टिकल्स, आपको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया कि दे आर टाइटली पैक्ड, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है अदर स्टेट से अगर हम कंपेयर करें। सो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ही वो चॉप हमें उस पर मारना पड़ेगा, और वो इतना ज़्यादा उसमें पावर होनी चाहिए कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे। इसीलिए वो कराटे एक्सपर्ट की मीन, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है, तो इसलिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट है इन क्वेश्चंस में ये। इसके बारे में देखते हैं। वो कह रहा है लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड्स की डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है, ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। सो अब बेसिकली उसने ये पूछा, पहले आपको बताया कि भाई लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से जो कम होती है, ठीक है, ये बात हमने मान ली, सॉलिड से कम होती है। अच्छा, और लेकिन वो कह रहा है फिर जो आइस है, आइस भी एक सॉलिड है, वो क्यों वाटर के ऊपर फ्लो करती रहती है। अब ये इसका आंसर जानेंगे क्या है। तो आइस सबने देखा होगा, कभी ठंडा पानी अगर हम पीने की कोशिश करते हैं, मान लो फ्रिज में नहीं है, तो आए गर्मी से सबसे पहले नज़र जाती है कि बर्फ़ की ट्रे ले लो और 2-3 क्यूब निकाल के उसके अंदर डाल दो। अब वो क्यूब क्या, देखो नीचे तो नहीं जाके बैठ जाती, ऊपर आ जाती है, पानी के ऊपर ही फ्लोट करती रहती है। तो यही बात पूछ रहा है कि वो क्यों फ्लोट करती है, ऊपर क्यों फ्लोट करती रहती है, इस बारे में पूछ रहा है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आइस है, आइस वो वाटर की ही फॉर्म है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है, फ्रीज्ड फॉर्म है। सो जब जो वाटर है वो मेल्ट, जब जैसे अगर फ्रीज होता है तो वो क्या बन जाता है, जैसे आइस बनता है। तो ये जो आइस जब फ्रीज होती है ना, जैसे आपने अगर मान लो एक क्यूब, एक ऐसे क्यूबिकल एक स्ट्रक्चर होता है आइस का, अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे कुछ क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना होता है ना, देखो आइस ऐसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो अब ये एक क्यूब जैसी होती है आइस, तो जैसे हम अगर फ्रीज कर लें उसको, तो वैसे तो किसी भी शेप में आ जाती है।
तो अब ये जो केज होता है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें काफ़ी स्पेस होता है बीच में, ठीक है ना। इसके ये जो केज स्ट्रक्चर होता है इसके बीच में स्पेस होता है, जो इंटरमोलिकुलर इसमें स्पेस काफ़ी रहता है। सो जो हमारा वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है। लेकिन जो आइस है, आइस के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आइस की जो वॉल्यूम है, आइस की वॉल्यूम वाटर की वॉल्यूम के ज़्यादा हो जाती है, मतलब मोर देन इक्वल टू होती है वाटर से, समझ लो कि लगभग इक्वल भी होती है लेकिन ज़्यादा होती है। तो जो आइस की वॉल्यूम है वो वाटर की वॉल्यूम से ज़्यादा हो गई। अब इस कंपैरिजन को ध्यान से समझना। देखो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ, ये यहाँ मैंने आइस लिख दिया, यहाँ मैंने बना दिया वाटर। तो अब देखो इसके बारे में क्या मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि जो वॉल्यूम है इसको ध्यान से समझना, आइस की वो ज़्यादा है और वाटर की जो वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू आइस वो थोड़ी कम होती है। तो बेसिकली होगा क्या, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला है। तो अब देखो जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगी वहाँ डेंसिटी की होगी। देखो अगर हम इसमें रिलेशनशिप देखें तो डेंसिटी का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम से, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतनी डेंसिटी कम आएगी। बात समझ रहे हो, जितनी ज़्यादा डेंसिटी जितनी ज़्यादा वॉल्यूम उतनी ही कम डेंसिटी आएगी, ठीक है ना। हाँ ये क्योंकि देखो इनके बीच में अगर हम देखें डेंसिटी में और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, दोनों में उल्टा रिलेशन है। और इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर नीचे बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा डिवीजन बढ़ती जाएगी और उतनी ही कम वैल्यू डेंसिटी की आने वाली है। क्लियर। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतनी ही कम डेंसिटी होगी। तो ज़्यादा देखो ज़्यादा वॉल्यूम किसकी है, ज़्यादा वॉल्यूम है आइस की, और वाटर की कम है, तो इसलिए जिसकी ज़्यादा वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी कम आएगी। आइस की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। इसी वजह से आइस जो है वो फ्लोट कर पाती है वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको मैंने रीज़न बता दिया अच्छे से कंपेयर करके, इसको आप नोट भी कर लेना, समझ आ जाएगा अब। तो बच्चों 4 क्वेश्चन तो हो गई है आपके, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से इनके आंसर लिखने हैं, और अगर आंसर अवेलेबल भी हैं तो उनका मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया है। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं और क्या क्या इफेक्ट्स है जिसकी वजह से इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहो, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ो और साथ साथ नोट करते रहो इस बात को। तो अब आगे देखते हैं द चेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक देखो, पेज नंबर 6 पे देखना, पेज नंबर 6 आपका यहाँ पे खुल गया होगा। देखो पेज नंबर 6 पे यहाँ देखो पूछ रहा है आपसे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं। यस हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर देंगे तो मैटर की स्टेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें, अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो वो मैटर की स्टेट्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो और एक फैक्टर और होता है, वो आगे बाद में बात करेंगे हम, पहले अभी हम प्रेशर के बारे में समझते हैं, टेम्परेचर के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पे 2 डायग्राम यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे ए और बी, किस तरीके से यहाँ पे पहले डायग्राम में इन्होंने आइस को ये बॉईल कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे लिक्विड को यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब ये क्यों है ऐसा, देखो बर्नर पे रखे हुए, दोनों बीकर रखे हुए, नीचे बर्नर जला रखा है, और एक बर्नर में आइस है, एक में ये वाटर, यही मतलब जो वाटर है, जो आइस जो है मेल्ट हो गया है। तो पहले डायग्राम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के चेंज होने से कैसे जो मैटर के स्टेट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो अब ये ध्यान से समझो इस बात को, जो मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तो आपने मेल्ट होते हुए सब कुछ, ये सब सारी चीज़ें देख रखी हैं, लेकिन साइंटिफिकली इनके बारे में क्या जानने को मिल सकता है जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आप और अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ये सब बातें उनको भी बताया करो, ताकि उनका जो है इंटरेस्ट बिल्ड हो साइंस पढ़ने में हमेशा। और एक बात ध्यान रखना, जब आप साइंस पढ़ते हो ना तो उसको इमेजिन किया करो। इमेजिन करने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ें ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक पिक्चर फॉर्म में जब आप सोचोगे ना उसको, तो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में स्टोर रहती हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको सारे लॉजिक्स इसमें समझा रहा हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड सारे उसमें क्या क्या लॉजिक्स में क्या जो भी कंटेंट्स जितने दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उन सब के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। और जो लेकिन फिर भी मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई है, लाइन बाय लाइन उसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखो, ताकि आपको एक एक लाइन का मीनिंग पता लगे, और कुछ भी बीच में से पूछ लें तो वो भी आपको क्लियर रहे और बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा इससे।
तो बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर बारे में पढ़ते हैं। और ये जो डायग्राम मैं ए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बना हुआ है पहला, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे इन्होंने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर को ये इसके अंदर आइस डाली हुई है और फिर उसको हीट किया जा रहा है, बर्नर से हीट प्रोवाइड कराई जा रही है बीकर को। इसमें एक थर्मामीटर भी लगा रखा है इन्होंने। तो थर्मामीटर का क्या काम है कि वो टेम्परेचर को मेजर करना चाहता है कि भाई टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना आइस का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ जी, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसको हम केल्विन में बोले तो 273.15 केल्विन होता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है कि जिस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो जैसे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप ये देखोगे सॉलिड धीरे धीरे जो आइस है वो लिक्विड बनती जा रही है, लिक्विड बनती जा रही है। और जो टेम्परेचर है ना वो वहीं के वहीं रुका हुआ है, टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता। अब ये क्या बात है कि टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बट हीट तो लगातार सप्लाई कराई जा रही है ना बर्नर से। तो ये कहाँ जा रही है हीट एनर्जी, कहाँ ये हीट एनर्जी किधर जा रही है? तो अभी इन सब बातों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखो पार्ट 1 में भी बताया था कि whenever there is a rise in temperature the kinetic energy of the particle increases। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे, रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, उनके वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही सब लिखा है, आप देखोगे अगले ही पेज पे पैराग्राफ, पहले ही पैराग्राफ में सारा यही सब सारी बातें लिखी हुई हैं कि ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उनको हाई स्पीड से वो वाइब्रेट होने लग जाएंगे क्योंकि एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो मूव कर पा रहे हैं। अब आप देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स हो रखे हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अब इनको अगर लिक्विड में चेंज होना है तो इनको एनर्जी चाहिए ताकि उस फोर्स को वो ब्रेक कर सके। ये एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही है? जो हमने नीचे बर्नर जला रखा है, उस बर्नर से हीट इनको लगातार सप्लाई हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट पकड़ने लग गए होगे आप लोग, देखो ध्यान से, समझ आ रहा होगा आपको कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड की, इसको ब्रेक करने के लिए हमने एनर्जी सप्लाई करी उसको नीचे से, जो बर्नर हमने जलाया। तो इसी वजह से क्या हो रहा है ना, दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए इस हीट का इस्तेमाल करा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है ना थर्मामीटर में नहीं बढ़ रहा। क्यों? द हीट एनर्जी सप्लाइड ये क्या हो रही है, ओवरकम कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसको एब्जॉर्ब कर रही है लगातार। देखो आपको बार बार ये लाइन लिखी हुई मिलेगी जहां भी आप, मैं आपको बताता हूं, देखो पेज नंबर आपके सामने यहाँ पे 7 खुल गया होगा। देखो पेज नंबर 7 में यहाँ पे आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, मैं उसकी तरफ पॉइंटर मिल जाएगा आपको कि कहाँ ये बात लिखी है। बार बार ये ओवरकम वाली लाइन आपने जरूर लिखनी है। देखो द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये जो एनर्जी जो सप्लाई हो रही है तो इसमें ये जो ओवरकम हो जाती है, ओवरकम करती है जो हीट है, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है वो, बात समझ रहे हो? तो ये जरूर लिखना है इसके बारे में कि जो हीट सप्लाई हो रही है ये पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है, उसको तोड़ रही है वो, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। बात समझे ना? जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको तोड़ दिया उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल करके, इसीलिए वो एनर्जी यूज हो रही है। जब वो यूज हो रही है एक फॉर्म से मतलब दूसरी फॉर्म में जाके यूज हो पा रही है अच्छे से, तो इसीलिए टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ रहा थर्मामीटर में। अब क्लियर हुई बात? तो मीन्स ये एनर्जी छुप गई उसके अंदर, थर्मामीटर उसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन हमें पता लग रहा है कि सॉलिड मेल्ट हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो इट मीन्स द एनर्जी इज गेटिंग यूज्ड। क्लियर? तो अब ये क्या है, इसको ये मतलब जिस पॉइंट पे जो मैंने आपको 0 डिग्री सेल्सियस बताया इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, इस पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक ये सारी आइस पूरी तरह से लिक्विड नहीं बन जाती, ठीक है ना, वो टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। समझे? तो देखो अब आगे इसके बारे में समझते हैं हम क्या। अब मेल्टिंग पॉइंट में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दूं, देखो स्क्रीन पे दिख गई होगी आपको, यहाँ पे दिख रही है ना। तो ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है ये। क्लियर? मैंने आपको बता दिया क्या कितना डिग्री क्या होता है, सब बता दिया है। ये मेल्टिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट है ये जो बताता है, स्ट्रेंथ बताता है सॉलिड की कि किस टेम्परेचर पे ये इनकी जो स्ट्रेंथ है ये ब्रेक होएगी। क्लियर? अब देखो ये पेज नंबर 7 के ऊपर ही आपको यहाँ पे पेज नंबर 7 खुला हुआ आपके पास, यहाँ पे पेज नंबर 7 पे यहाँ पे एक ब्लैक क्वेश्चन देखो, पॉइंटर आ गया होगा, यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। ये बता रहा है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम।
सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, अब ये हीट एनर्जी जा कहाँ रही है, तो अभी मैंने बताया आपको कहाँ जा रही है। वीडियो अगर आप अच्छे से देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको पता लग गया होगा आंसर क्या है इसका, ठीक है ना। तो देखो अगर फिर भी नहीं पता लगा तो बता रहा हूँ हीट एनर्जी कहाँ जा रही है। तो ये हीट एनर्जी पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और कुछ हीट जो है वो बीकर में जा रही है, बीकर भी तो गर्म हो रहा है ना हमारा, अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो बर्तन भी साथ साथ गर्म होता है, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ सारी एनर्जी उसके अंदर जो सब्सटेंस जो भी डाला हुआ उसके अंदर जा रही है, बीकर भी एब्जॉर्ब कर रहा है उस हीट एनर्जी को। सो ये जो हीट है ना ये छुपी हुई है, ये दिख नहीं रही, ठीक, क्योंकि थर्मामीटर्स को कैच नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उसको ना देखो एक छुपी हुई हीट का नाम दिया गया, और इसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर पैराग्राफ में, पेज नंबर 7 पे, पॉइंटर अगेन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको यहाँ, ये देखो पेज नंबर 7 पे आपको दिख जाएगा लेटेंट हीट, इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है सबसे ऊपर, देखो लेटेंट हीट मिल गया। अब देखो आगे बताता हूँ इसके बारे में। तो यही जो लेटेंट हीट है, अब सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। आगे मैं प्रोसेसेस बताऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं, अभी हम इतना समझते हैं कि फ्यूजन बोलते हैं अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, और लेटेंट हीट की वजह से हो रहा है। सो अब एक नई टर्म हमारे पास आई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कितना 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये आपको देखो यहाँ पे ये एक सर्कल मार्क हो गया होगा, मैं सर्कल मार्क कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा कहाँ पे ये डेफिनेशन दे रखी है, देखो सर्कल मार्क हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है, यही बता रहा है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जरूर लिखना भाई, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे ही तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जरूर लिखना। इज कॉल्ड दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया आपका। तो आप समझ गए होगे सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे इसका जो टेम्परेचर है आगे नहीं बढ़ता, ये हीट एनर्जी कहाँ यूज होती है, इतना कर लिया। अब दोबारा से आपके सामने देखो यहाँ पे ये सेकंड वाला जो डायग्राम है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। पहला हमने कर लिया, दूसरे के बारे में पढ़ते हैं हम, दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है। अब ये जो आइस मेल्ट हुई थी ना पहले डायग्राम में, वो लिक्विड बन गई। अब इस लिक्विड को भी वो बर्न करे जा रहा है, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा उसका, तो अब इसको भी बर्न कर रहा है। अब देखो ये बर्निंग क्या हो रही है, इस बर्निंग का क्या इफेक्ट है। अब पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, नाउ लिक्विड चेंज इनटू गैस। अब इस गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस में कैसे चेंज हो रहा है, वेपर्स कैसे बन रही है। तो लिक्विड को लगातार वो बॉईल करे जा रहा है, बॉईल करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली वेपर बनता ही रहेगा, वेपर बनता चला जाएगा। तो वो टेम्परेचर क्या होता है, देखो आपने पता होगा बॉईल करना, तो बॉईल उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर, ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और वेपर बनने लग जाता है, ठीक है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया। और ये होता कितना है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है इज 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में देखेंगे 373 केल्विन होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं सिखा दूंगा। पहले अब आप पहले ये टर्म समझ लो सारी क्या होती है। तो मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बता दिया क्या होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में इसके बाद जानते हैं जो सेकंड डायग्राम क्या रहा है। अब यहाँ पे भी अगेन उन्होंने देखो एक थर्मामीटर लगा दिया। अब ये थर्मामीटर क्या कह रहा है, थर्मामीटर में दोबारा यही हो रहा है कि जब 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर आगे बढ़ेगा नहीं, अगर लिक्विड को लगातार हम मेल्ट और बॉईल करते रहेंगे फिर भी वो 100 डिग्री पे ही रहेगा। अब ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है कि 100 डिग्री से ऊपर ये बढ़ ही नहीं रहा। अब देखो इसका रीज़न ये है कि जो हमने पीछे पढ़ा कि लेटेंट हीट, वो जो पार्टिकल्स है उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही रीज़न है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं अब वो गैस बन रहे हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन है। सॉलिड से कम होती है बट होती है उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो हीट एनर्जी यूज़ हो रही है, लगातार पार्टिकल्स उसको यूज़ कर रहे हैं और चेंज हो रहे हैं वेपर के अंदर, ठीक। तो वहाँ पे वो एनर्जी यूज़ हो गई, फिर वो ओवरकम वाली लाइन लिखना दोबारा। और इससे भी एक नई टर्म बनती है। पहली बात तो वो हीट छुप रही है, आगे शो नहीं हो रही,
तो लेटेंट हीट हो गई। और अब पहले हमने पढ़ा कि सॉलिड इनटू लिक्विड फ्यूजन होता है, और अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड इनटू गैस क्या होता है। लिक्विड जब गैस में चेंज हो जाता है तो होने लगता है उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कहलाती है वो प्रोसेस। तो एक आया लेटेंट हीट और एक आया वेपराइजेशन, तो कंबाइन कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बन गया ये। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है ये समझो। पहले हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बस फ्यूजन वाले में जो डेफिनेशन में जो चेंज करना है ना, उसको इतना कर लो, जहाँ पे आपका मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट, वहाँ कर लो बॉइलिंग पॉइंट। वो जहाँ आया सॉलिड इनटू लिक्विड, उस सॉलिड इनटू लिक्विड को आप कर लो लिक्विड इनटू गैस, तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आपसे यहाँ नीचे पॉइंटर देखो आ गया, यहाँ आपको बता भी रहा है ये कि कैन यू आंसर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, यहाँ पूछ भी रहा है आपसे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो अब हमने पढ़ा कि कैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके अगर हम किसी चीज़ को हीट करेंगे, सो हाउ आइस चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू वेपर। सॉलिड लिक्विड हो गया और जो लिक्विड था वो गैस में चेंज हो गया। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था कि टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट है, वो जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से बने रहो वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। मैं आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 8 यहाँ पे ओपन करा देता हूँ। ये ओपन हो गया होगा, देखो पेज नंबर 8 आपके सामने आ गया है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने से कैसे मैटर की स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके इस टॉपिक के बारे में जानो कि क्या होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा ताकि टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाए, बट वो जो मैं आपको दूसरी प्लेलिस्ट एनसीईआरटी की प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको देखना मस्ट है, तभी आपको बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 वाली तैयारी हो जाएगी। क्लियर। तो उसको ज़रूर देखो क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज़ एक एक लाइन सब समझा रखी है। यहाँ हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। सो देखो प्रेशर जब चेंज होता है तो जो मैटर के स्टेट्स हैं वो चेंज होने लग जाती हैं। सॉलिड लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड के, अब ये हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। क्या है, P फॉर प्रेशर हो गया, T फॉर टेम्परेचर हो गया, ये समझ लो। सो अगर हम मान लो गैस के ऊपर, अगर हम गैस को प्रेशर, इसके ऊपर अगर हम प्रेशराइज करेंगे, हमने पढ़ा गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती है, पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था ना, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेस करके उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कंप्रेस कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके करते हैं। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो है ना गैस के, जो जिनके बीच में खूब सारा स्पेस है, वो स्पेस जो है धीरे 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 कम होने लग जाएगा। ठीक, क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम आ गया होगा, देखो इधर खुल गया ये डायग्राम, ये आपकी बुक का ही है। देखो ये 3 डायग्राम तीन दे रखी है इमेजेस। पहले में क्या हो रहा है कि स्पेस है ज़्यादा, फिर उन्होंने पिस्टन से उसको और अच्छे से प्रेस किया, वो जो स्पेस है वो कम हो गया। थर्ड में देखो बिल्कुल ही कम हो गया वो स्पेस। तो ये इस तरीके से स्पेस चेंज होता है। क्लियर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। और एक चीज़ जो बुक में नहीं लिखी हुआ, इसकी डिटेल जो मैं इतनी बता रहा हूँ, ये जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर जो है ना बढ़ने लग जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो साथ साथ हम क्या करेंगे, उसको कूल भी करेंगे, तो हम ठंडा भी करते हैं और टेम्परेचर को जो है ना घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर को। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, जो गैस है, जो गैस चेंज इनटू लिक्विड, गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड हो जाते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लिक्विफाइड करना बोलते हैं। देखो ये आपको मैं यहाँ इमेज देखो दिख रही होगी, यहाँ पे देखो इमेज आ गई होगी। ये ऑक्सीजन है इसके अंदर, ये जो दे रखा है ये जार, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गई। ठीक है ना, लिक्विफाई हो गई। सो अब एक चीज़ आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ। देखो जो आपके घर में जो सिलेंडर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं हम। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाई किया जाता है उस गैस को, तो इसलिए लिक्विफाइड नाम रखा गया है। कैसे लिक्विफाई करते होंगे, जब उसको हमें सिलेंडर में उनको डालना होता होगा तो प्रेशर बढ़ाते होंगे, टेम्परेचर कम करते होंगे। क्लियर हो गई ना बात। तो ये मैंने आपको लिक्विफाई करना बता दिया। और ये कैसे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और रिड्यूसिंग द
टेम्परेचर। तो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। ये हमने पढ़ लिया लिक्विफाई। एक और इंटरेस्टिंग बात के बारे में हम जानेंगे जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइज। ड्राई आइस क्या होती है? अब देखो ड्राई आइस जो है इसको ये होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब ये क्या है? देखो अगर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अगर हम उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को जो है कम कर देंगे तो वो क्या होगा, जो वो गैस डायरेक्टली जो है ना, जो ड्राई आइस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगी। हाँ, सॉलिड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हुए बिना, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड द कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। ये प्रोसेस आगे बताऊंगा, पहले ये ड्राई आइस के बारे में समझो। जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इसलिए इसके नाम के आगे ड्राई लगाया गया। ड्राई मीन्स लिक्विड इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, सो इसको ड्राई आइस बोलते हैं। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। और हाउ कैन वी मेक ड्राई आइस? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। उसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, ड्राई आइस बना सकते हैं। ये फूड को डीप फ्रीज करने के लिए काम आती है, आइसक्रीम्स जो होती हैं उनको कूल रखने के लिए काम आती है। ये इसके यूजेस बता रहा हूँ मैं आपको, जो ड्राई आइस के यूजेस हैं। ये क्लियर हो गई इतनी बात? तो ड्राई आइस क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे ड्राई आइस को बना सकते हैं, ड्राई आइस क्या होती है। ये पूछा जाता है, 1-2 मार्क में क्वेश्चन कई बार आता भी है ड्राई आइस के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को चेंज करके हम किस तरीके से मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़े तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका उल्टा भी है, अगर प्रेशर को कम कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये जो सॉलिड बन गई थी ना वो दोबारा सीधा गैस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में फिर भी चेंज नहीं होएगी। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो और टेम्परेचर को घटाएंगे तो जो गैस फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की वो सॉलिड हो जाएगी। और अगर प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर को घटा देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो जो उसकी सॉलिड फॉर्म है वो दोबारा गैस में चेंज होने लग जाएगी। सो ड्राई आइज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको ज़रूर करना आप लोग, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया, मैंने आपको बता दिया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में अच्छे से बता दिया। अब मैं जो भी ये स्टेट्स जो चेंज होती हैं, सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड गैस में हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकता है। अब ये सारी जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है इनकी मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में अच्छे से और पढ़ते रहो, नोट करते रहो साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर जो ये सारा बवाल हमने पढ़ा है ना, ये कैसे सॉलिड लिक्विड में होता है तो क्या बोलते हैं, लिक्विड को दोबारा सॉलिड बना दे तो क्या बोलते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। सारी तीनों स्टेट्स के बारे में अच्छे से क्लियर कराऊंगा मैं आपको, तो नोट डाउन करना साथ साथ, और डेफिनेशन मिलती रहेंगी, इन डेफिनेशन को लिखते रहना। ठीक, तो देखो ये आपके बुक में ही है, और ये आपको यहाँ पे मैं बुक वाला डायग्राम देखो यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ एक देखो डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं अब क्या कह रहा है ये देखो। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, बुक में भी खोल के बैठ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। देखो पहले में सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड पे एरो बनी हुई है और वहाँ लिखा हुआ है फ्यूजन। ये मैं आपको भी बता के हटाऊँ पीछे कि व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, बिल्कुल यही अगर ऐसे भी लिख दो तो टीचर नंबर दे देगा। थोड़ा सा और इसको बनाना है तो ऐसे लिख दो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। सिंपल है, ऐसे ही बस इनके स्टेट्स के नाम चेंज करते जाओ और डेफिनेशन के बाकी रहेगा यही पैटर्न लिखने का। तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड कॉल्ड फ्यूजन। अब देखो दोबारा लिक्विड से सॉलिड पे एरो आ रही होगी कि लिक्विड से सॉलिड होगा तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। याद रख कैसे रख सकते हो कि सॉलिड को लिक्विड को आप सॉलिड बना रहे हो तो सॉलिड बनाने का मतलब हो गया सॉलिडिफिकेशन। ठीक, तो सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन और लिक्विड टू अगेन सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। तो अब इसको सिंपल कैसे लिख दोगे, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है, सिंपल है, देखो कितना। और नेक्स्ट देखते हैं, अब लिक्विड से गैस पे एरो जा रही है, उस प्रोसेस को बोल रहा है ये कि जब लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। ये भी मैंने पीछे बताया जब लैटेंट हीट के बारे में पढ़ाया था। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन कहलाता है ये। तो जैसे अगर मान लो
आपको सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो हीट कर दो, सॉलिड को अगर लिक्विड बनाना है हीट कर दो, लिक्विड को दोबारा सॉलिड बनाना है फ्रीज कर दो। अब लिक्विड को गैस बनाना है तो अभी हमने पढ़ा क्या करते हैं, हीट, दोबारा उसको हीट कर दो। तो लिक्विड जो है हीट करने से जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो गैस बनने लग जाएगा। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड के वेपर बनने लग जाते हैं गैस में चेंज होते होते, तो उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। तो अब आपको डेफिनेशन तो आसानी से बनानी आ रही होगी, फिर भी बताता हूँ कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्लियर। अब देखो एक एरो और जा रहा है उल्टा वापस, मानेगा नहीं है, आपको सब बातें पढ़ा के हटेगा। तो अब देखो गैस से लिक्विड जा रहा है, अब गैस से लिक्विड क्या होता है, गैस से लिक्विड चेंज होने की प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, अब देखो तो कंडेंसेशन के लिए देखो एक डायग्राम अवेलेबल कराता हूँ, यहाँ देखो दिख रहा है डायग्राम ये। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये एक पैन है, ये पैन है, पैन के अंदर देखो यहाँ आइस रखी हुई है। एक कैटल है, कैटल के अंदर से ना देखो स्टीम निकल रही है बहुत तेजी से स्टीम निकल रही है, और ये स्टीम क्या है, गर्म है, स्टीम होती हॉट है। तो अब इन्होंने क्या करा, जो ऊपर यहाँ पे आपका देखो क्या है कि पैन के ऊपर आइस रखी हुई है, तो इसको ना ठंडा कर रहा है ये साथ साथ। जो जब हमने उस पैन के ऊपर आइस रख देंगे तो जो हमारा पैन है वो ठंडा हो जाएगा पूरा। और जब उस गैस, जो स्टीम क्या होती है, स्टीम गैस फॉर्म है, जब हम उस गर्म जो स्टीम को हम पैन के ऊपर मारेंगे ना, पैन के ऊपर मार रहे हैं तो पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी है जब तक वो स्टीम फॉर्म है, लेकिन जैसे ही वो ठंडे पैन के कांटेक्ट में आएंगे वो एनर्जी लूज कर देंगे और दोबारा गैस से लिक्विड बन जाएंगे, और वही वहाँ दूसरे बीकर में कलेक्ट हो रहा है लिक्विड। क्लियर हो गई ये बात। और इसको वैसे अगर आपने घर में देखना हो तो कभी आप देखना कि जब दूध उबाल रहे हो या कुछ ऐसा होता है, या गरम गरम हम कभी एक ढक्कन हटाते हैं बर्तन के ऊपर से, तो उसके आसपास जो है स्टीम बन गई होती है। वो स्टीम इसलिए होती है, वो बर्तन जो है ना वो ठंडा होता है, और जैसे ही उस पर स्टीम लगती है तो वो एनर्जी यूज कर देता है और गैस जो है लिक्विड बन जाती है। क्लियर हो गया। ये कंडेंसेशन बता दिया मैंने आपको। आपके एयर कंडीशन में से भी इसलिए पानी इसलिए निकलता है, कंडेंस हो जाती है एयर क्योंकि। क्लियर। अब हमने पढ़ लिया सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू सॉलिड, लिक्विड इंटू गैस, गैस इंटू लिक्विड। अब एक और जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में जरूर जानना। क्या है ये, सॉलिड इंटू गैस और गैस इंटू सॉलिड। ये मैंने आपको बताया है, ड्राई आइस के बारे में बताया ना। अच्छा, अगर ड्राई आइस देखनी हो ना, कभी ड्राई आइस का इफेक्ट अभी देखना हो तो देखो ये आपको पिक्चर अवेलेबल कराता हूँ। देखो ये रॉक स्टार्स हैं, ये किस तरीके से, देखो ये जो धुआं निकल रहा है ना स्टेज पे, तो ये ड्राई आइस से भी कर सकते हैं इसको हम। ड्राई आइस का इफेक्ट है ये, ड्राई आइस से ये सीधा जो है, अब ड्राई आइस को लाके अगर हम फ्लोर पे सारे में अगर डाल देंगे ना, तो वो जो सॉलिड जो ड्राई आइस है, वो सॉलिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सीधा वेपर बनने लग जाएगी, वेपर गैस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगी, और ऐसे ही बिल्कुल ये एक अमेजिंग सा इफेक्ट क्रिएट करेगी। ठीक। तो अब यही बात बता रहा है कि सॉलिड कैसे गैस में चेंज होता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, जब जो सॉलिड है सीधा गैस में चेंज हो जाए। तो और अगर गैस जो है वो अगर सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसको हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं और डिपोजिशन भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं उनकी बुक्स में, जिनकी पुरानी एडिशन की बुक होगी उसमें सब्लिमेशन लिखा होगा, और जिनकी नई एडिशन की होगी उसके अंदर डिपोजिशन लिखा होगा। तो दोनों ही सही हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद बताता हूँ। सो देखो डेफिनेशन आ गई होगी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है। और वाइस वर्सा भी लिख सकते हो इसके आगे। वाइस वर्सा क्या मतलब, इसका उल्टा, अगर हम वाइस वर्सा लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये और डिपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये देखो सब्लिमेशन की एक्टिविटी दिखा रहा हूं, यहाँ देखो एक्टिविटी दिख रही है सब्लिमेशन की। ये एक्टिविटी जो है ना, जो बुक रीडिंग क्लास है उसके अंदर मैंने पूरी एक्टिविटी को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि कैसे अमोनियम क्लोराइड को सॉलिड से इन्होंने सीधा गैस में चेंज किया, और गैस से ये दोबारा से सॉलिडिफाइड कैसे हो जाते हैं। ये मैंने वो जो NCERT डीप बुक रीडिंग वाली क्लास है ना आपकी, लाइन बाय लाइन वाली जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको जरूर देखना। कंप्लीट, उसका नाम है कंप्लीट NCERT डिटेल लाइन बाय लाइन। उस वाली प्लेलिस्ट को देखोगे आपको पूरी एक्टिविटी अच्छे से समझ आएगी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इस चैप्टर की है, एग्जाम में सब्लिमेशन जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से इसको उसमें देख के कर लेना है एक्टिविटी को। ठीक। तो मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर सारी प्रोसेस बता दी, इनके नाम बता दिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो देखो लाइक तो कर ही देना जब इतनी डिटेल प्रोवाइड करा रहा हूँ, और शेयर भी कर देना, औरों का भी भला करो, अपना ही भला मत सोचा करो सिर्फ। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछो, ज़रूर बताऊँगा उसका आंसर मैं। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आगे ही ऐसे पढ़ते रहना चाहते हो, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।